गुड मॉर्निंग यूपीएससी स्टडी पार्टनर्स। आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आपको अच्छी कंटेंट के साथ साथ एक आज अच्छा इन्वायरमेंट बैकग्राउंड भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो आर्टिकल 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत एंड शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट। The state and the territories that thereof shall be as specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territory of the states, the union territory. The territory may be acquired by government of India at any time. Why union of states rather than federation? जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये दे रहे हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है दैट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट among the states like the अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिकन फेडरेशन में क्या है कि जो उनके 50 स्टेट्स हैं वो आपस में उनका एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसा कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ द स्टेट्स हैव नो राइट टू ससीड फ्रॉम द फेडरेशन। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके पास राइट है और अपने पास है, अपने स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो देश को छोड़ के कोई दूसरा नया कंट्री बना ले। नो राइट। दैट्स वाई वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट्स वाई वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ नोट 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया that is more wider expression than Union of India. Why territory of India? Because not only states but union territories and territories that may be acquired by government of India, that comes under territory of India. And what comes under union of states? Only states. Okay, now the states are the members of the federal system and share a distribution of federal system and share a distribution of power with the center. The union territories and acquired territories डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, ये सब किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। इसे मैंने एक छोटे से सेंटेंस से याद किया था, दैट इज़ कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 2 नंबर के गेट से आओ, है ना। छोटा सा मतलब यही था कि अगर न्यू स्टेट्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो वो कौन से आर्टिकल से ऐड होंगे? आर्टिकल 2। गॉट इट? सो नोट, आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है। अगर कोई नया स्टेट ऐड हो रहा है तो वो आर्टिकल 2 से ऐड होगा। नाउ वी विल रीड आर्टिकल 3, अथॉरिटीज़ द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। एक नया स्टेट कैसे फॉर्म हो सकता है भाई? सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। पहले से कोई एक राज्य है उसको आधा आधा कर दिया, है ना, तो आंध्र प्रदेश से हटा के तेलंगाना कर दिया, राइट। तो ऐसे करके सेपरेट किया जा सकता है बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, कोई 2 राज्य हैं पहले से, इनको मिला के एक राज्य कर दिया तो यूनाइट भी कर सकते हैं बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। सिक्किम को मिला लिया तो अब वो पार्ट ऑफ स्टेट हो गया। दैट्स हाउ दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 3। और इसमें और क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, अल्टर कर सकते हैं द बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एनी स्टेट। बहुत जगह नाम चेंज हुए हैं, जैसे पुडुचेरी का नाम चेंज हुआ है और मद्रास का चेंज हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, वो हट के उत्तर प्रदेश बना। और ये सब किससे होते हैं? आर्टिकल 3 से होते हैं। 2 कंडीशंस लेड डाउन आर्टिकल 3। पहली है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर सच बिल इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। Second is before recommendation the president has to refer such bill to the concerned state legislature for the expressing their view with a specified period। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट है या फिर पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ व्यूज़ आर रिसीव्ड इन टाइम। देखो, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारे प्रेसिडेंट, ये हमारी पार्लियामेंट और ये हमारी स्टेट की असेंबली। तो पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि हम स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट एक ओपिनियन लेंगे इस स्टेट की असेंबली का, मतलब स्टेट असेंबली होती है ना उसका। तो यहाँ अगर इस स्टेट की असेंबली ने कह दिया कि ओके, तो भाई सब ओके ही है। अगर इसने ये भी कह दिया कि नहीं नहीं, वी डोंट वांट टू सेपरेट और वी डोंट वांट डिवाइड, तो ये ओपिनियन जाएगा महामहिम के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट की इच्छा है, वो उस ओपिनियन को माने या ना माने, दैट डजेंट मैटर। प्रेसिडेंट कहेंगे ओके, दैट्स नो इशू, व्हाट यू थिंक, वी विल डू व्हाट आई वांट। सो प्रेसिडेंट कहेंगे ओके, गो ऑन। तो अगर ये डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड हो जाएगा।
अगर ये डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इनका ओपिनियन बिल्कुल मैटर नहीं करता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है बिकॉज इट्स इन रूल। ये एक बार फिर से पढ़ते हैं, द प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट बाउंड नहीं है इनके ओपिनियन से बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम इवन इफ द व्यू आर रिसीव्ड इन टाइम। यह टाइम का भी खेल होता है कि अगर टाइम के अंदर ओपिनियन नहीं दिया गया तो वो फिर अपने आप स्वयं मतलब डिसीजन ले लेते हैं। अगर टाइम के अंदर भी मिल गया तो भी उनका ही डिस्क्रिप्शन चलता है। नाउ सेकंड पॉइंट, एन अमेंडमेंट टू द बिल नो फ्रेश रेफरेंस needs to made to the state legislature. In case of union territory, no reference needs to made to the concerned legislature. Parliament itself take necessary actions. Inference बता रहे हैं कि इंडिया इज अ indestructible union of destructible state. इस लाइन का मैं थोड़ा मतलब समझाता हूँ आपको कि ये सपोज करो ये हमारा भारत है, इसमें बता रहे हैं कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का मतलब है कि ये यूनियन कभी टूट नहीं सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पार्ट कह दे कि हम भाई साहब अलग कंट्री बनेंगे, ये पार्ट कह दे कि भाई साहब हमारी इच्छा पूरी हुई अब हम जा रहे हैं दूसरा कंट्री बनने, ये पार्ट कह दे हम दूसरा कंट्री बने, नहीं, अलाउ ही नहीं है भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तुम सोच ही क्यों रहे हो। लेकिन अगर ये वाला पार्ट अगर सेंटर चाहता है कि इसको पार्ट ए इसको पार्ट बी बना दें तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में हम ये भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। अमेरिका इज़ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड इंडिया इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। हम स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन यूनियन को नहीं बांट सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इतनी छोटी सी बात थी। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लाइन, नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट, उनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देयरफॉर सच लॉज कैन बी पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी, इसीलिए ऐसे लॉज को हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव। अब मान लो सपोज मैं प्रधानमंत्री हूँ, आई एम द पीएम, और मुझे सपना आया कि गोवा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो गोवा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कल मैं जाऊँगा अपनी असेंबली में, अपनी पार्लियामेंट में, बिल प्रपोज करूँगा कि भाई मुझे गोवा को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये गोवा बहुत बड़ा है, समझ नहीं रहा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, और मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मुझे ये करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगेगी? यस, यू आर राइट, सिंपल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगेगी, ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी कि मेरे कुछ एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं जिन्हें, वो खड़े होंगे, मेरे को वोट देंगे और ये हमारा कोई भी स्टेट डिवाइड हो जाएगा। ये केवल यही सिंपल मेजोरिटी से डिवाइड नहीं होता है। जो नॉर्मल बिल होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। इंपॉर्टेंट एससी जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उनकी तरफ एक बार नज़र डालते हैं। बेरुबारी का आपको ध्यान होगा, ये बेरुबारी वही हैं जिन्होंने प्रीएम्बल को लेकर कह दिया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।